नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा छठी विषय विज्ञान। पहले हमने पाठ 9 देखा था। चलिए अब हम पाठ 10 की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है गति एवं दूरियों का मापन, कि गति और दूरियों को किस तरीके से मापा जाता है। पहली तथा भुजों की कक्षा में सभी बच्चों के बीच ग्रीष्म अवकाश में भ्रमण किए गए स्थान के बारे में सामान्य चर्चा हो रही थी। एक बच्चा अपने पितृक गांव पहले रेलगाड़ी, फिर बस और अंत में बैलगाड़ी का उपयोग कर गया था। एक विद्यार्थी वायुयान से यात्रा की थी। एक अन्य विद्यार्थी ने अवकाश के अनेक दिन अपने चाचा जी की नाव में सैर कर मछली पकड़ने में व्यतीत किए थे। इसके पश्चात अध्यापक ने विद्यार्थियों से समाचार पत्र के उन लेखों को पढ़ने के लिए कहा जिनमें उन छोटे पहियों वाले वाहन के बारे में वर्णन है जो मंगल ग्रह की धरती पर चले थे और प्रयोग भी किए। इन वाहन को मंगल तक ले जाने वाले कार्य अंतरिक्ष यान द्वारा किया गया था। तो जिस तरीके से आप देख सकते हो कि हम कौन सी ऐसी वस्तु है जहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। इसी बीच पहली प्राचीन भारत के बारे में कहानियाँ पढ़ती रहती तथा अब वह यह जानना चाहती है कि प्राचीन काल में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रा कैसे करते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए वो कौन कौन से साधनों का उपयोग करते थे। 10.1 यातायात की कहानी। प्राचीन काल में लोगों के पास यातायात के कोई साधन नहीं थे। वे पैदल चलते थे तथा अपना सामान अपनी पीठ पर लाद कर ले जाते थे। बाद में मानव यातायात के लिए पशुओं का उपयोग करने लगे। अब आप से पूछोगे, नाना जी नानी जी से पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि पहले एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए वो लोग चलकर जाया करते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनको ये पता नहीं था कि हमें यहाँ से किस तरीके से पहुँचना चाहिए, कौन से स्थान। तो फिर मानव ने धीरे धीरे शुरुआत की, तो जैसे बैलगाड़ी बनाई, तो बैलगाड़ी का उपयोग कर धीरे धीरे जाने लगे। तांगे बनाए, उसके बाद में घोड़ा गाड़ी बनाई। तो धीरे धीरे कर क्या होने लगा कि नई नई चीज़ों की शुरुआत होने लगी। प्राचीन काल में जल मार्ग में आने जाने के लिए नाव का उपयोग किया जाता था। आरंभ में लकड़ी के लट्ठों से, जिनमें खोखली गुहिका बनाई जाती, नाव बनाई जाती थी। इसके पश्चात लोगों ने लकड़ी के विभिन्न टुकड़ों को आपस में जोड़कर नाव की तरह आकृति बनाना सीखा। ये नाव जल में रहने जीवों की आकृतियों का दृश्य थी। अध्ययन 8 एवं 9 में मछलियों की धारा रेखीय आकृति से संबंधित चर्चा को याद कीजिए। पहिए के आविष्कार में यातायात की प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। पिछले हजारों वर्षों में पहिए के डिज़ाइन में सुधार किए गए। पहियों पर चलने वाली गाड़ियों को खींचने के लिए पशुओं का उपयोग किया जाता था। 19वीं शताब्दी भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन के लिए पशु, नाव, जहाज पर निर्भर करते थे। बाष्प इंजन के आविष्कार से पहिए के लिए नए साधनों का विकास हुआ। बाष्प इंजन से चलित सवारी गाड़ियों तथा मालगाड़ियों के डिब्बे के लिए रेल की पटरियों का देखिए। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए लोग जैसे नाव का उपयोग किया जाता था, जहाज का उपयोग किया जाता था। तो अब वो धीरे धीरे क्या हो गया, बदलने लगा। परिवहन के कुछ साधन जो आज हम जिनका उपयोग करते हैं, निर्माण किए गए। इसके पश्चात मोटर कार, ट्रेन तथा बस जैसे स्वचालित वाहन आ गए, जो जल पर परिवहन के साधन के रूप में मोटर से चलने वाली नाव और जहाज़ों का उपयोग होने लगा। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में वर्षों में वायुयान का विकास हुआ, जिसमें के बाद सुधार किए गए। इन्हें यात्री तथा सामान ले जाने योग्य बनाया गया। विद्युत रेलगाड़ी, एकल रेल, पटरी रेल, सुपरसोनिक वायुयान, अंतरिक्ष यान। शताब्दी
20वीं शताब्दी के कुछ योगदान है। अब क्या किया, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में वायुयान का विकास हुआ, जिसमें क्या होने लगा कि जैसे कि सामान ले जाने के लिए, यात्रियों को ले जाने के लिए रेलगाड़ी की सुविधा, एकल रेल की, फिर पटरी पर किस तरीके से हम रेल को चला सके, जैसे अंतरिक्ष। तो ये सारी चीज़ें 20वीं सदी में अपना योगदान दिया। धीरे धीरे क्या होने लगा, सुधार होने लगे। 10.1 में परिवहन के विभिन्न साधन दर्शाए गए हैं। इन्हें प्राचीनतम से मतलब क्या होने लगा, जैसे कि प्राचीन जो साधन थे उनमें क्या होने लगा, बदलाव किए जाने लगे कि नए नए सुधार, हमें नए साधन का उपयोग किया जाना चाहिए। अत्याधुनिक परिवहन के साधनों के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या इनमें से परिवहन का कोई ऐसा प्राचीन साधन भी है जो आजकल उपयोग में नहीं लिया जाता? यह डेस्क कितना चौड़ा है? लोग कैसे पता लगाते हैं वे कितनी दूर चले हैं? आप यह कैसे पता लगाएंगे कि आप अपने स्कूल तक की दूरी पैदल चलकर तय कर सकते हैं अथवा स्कूल पहुंचने के लिए आपको बस अथवा रिक्शे की आवश्यकता होती है? जब आपको कुछ खरीदना होता है तब क्या आपके लिए बाजार तक पैदल चलना संभव होता है? आप इन प्रश्नों के उत्तर कैसे जानेंगे? कोई स्थान कितनी दूर है प्रायः जानना महत्वपूर्ण है, ताकि हम यह अनुमान लगा सकें कि वहां पहुंचने के लिए हम कैसे जाएंगे, पैदल चलकर, बस से, रेलगाड़ी से, पानी के जहाज से, वायुयान अथवा कोई अंतरिक्ष यान लेना होगा। कभी ऐसी वस्तुएं भी होती होगी जिनकी लंबाई चौड़ाई जानने की आवश्यकता होती है। पहली तथा भुजों की कक्षा के कमरे में बड़े बड़े डेस्क हैं जिन पर दो दो विद्यार्थी बैठते हैं। पहली तथा भुजों एक डेस्क पर साथ साथ बैठते हैं, परंतु बहुधा उनमें इस बात को लेकर झगड़ा होता है कि उसका दूसरा साथी डेस्क के अधिक भाग का उपयोग कर रहा है। अब क्या हो रहा है, वो लोग डेस्क के लिए मतलब टेबल के लिए झगड़ रहे हैं। आप लोग आपकी बेंचेस पे बैठते हो उसके लिए, तो वो लोग क्यों झगड़ रहे हैं कि खाली एक ही बेंच पे खाली दो लोग बैठते हैं, तो वो लोगों के बीच में क्यों झगड़ा होता है कि ज़्यादा जगह में तुम बैठते हो। तो अब हमें ये तय करना है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए आप आपके स्कूल जाते हो, चलकर जाते हो, साइकिल से जाते हो, किस तरीके से जाते हो। तो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, बाज़ार जाने के लिए कितना समय लगता है? आप क्या चलकर जा सकते हो? आपको गाड़ी की ज़रूरत है, रिक्शा की ज़रूरत है? तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। अध्यापक के सुझाव पर उन्होंने डेस्क की लंबाई मापने का निश्चय किया। डेस्क के ठीक माध्यम में एक चिन्ह बनाया तथा डेस्क के दो बराबर भागों में बांट के लिए एक रेखा खींची। ये दोनों ही अपने मित्र के साथ गिल्ली डंडा खेलने के शौकीन हैं और भुजो तो सदैव ही अपने पास एक गिल्ली और डंडा रखता है। यहाँ चित्र 10.2 देखिए। उन्होंने गिल्ली और डंडे का उपयोग कर डेस्क की लंबाई नापने का प्रयास किया। ऐसा लगता है कि डेस्क की लंबाई दो डंडे के लंबाई तथा दो गिल्लियों की लंबाई के योग्य के बराबर है। डेस्क के मध्य में रेखा खींचने पर दोनों प्रसन्न दिखाई दिए, क्योंकि दोनों को आधा आधा डेस्क मिल गया, जिसमें से डेस्क का आधा भाग लंबाई एक डंडे और एक गिल्ली के बराबर हो। कुछ दिनों के बाद खींची गई रेखा मिट जाती है। भुजों का पुराना गिल्ली डंडा खो गया। अब उसके पास गिल्ली और डंडे का नया सेट है। अब देखिए वे गिल्ली और डंडे के नए सेट का उपयोग कर डेस्क की लंबाई किस प्रकार मापते हैं, जो 10.3 में दिखाई गई है। देखिए इस तरीके से माप रहे हैं वो, है ना, कि इतना तेरा और इतना मेरा। चलिए अब आगे। हेलो, अब जब डेस्क की लंबाई गिल्ली डंडे नए सेट से नापी, तब डेस्क की लंबाई ऐसा प्रतीत हुई जैसे यह लगभग दो डंडों तथा एक गिल्ली की लंबाई के बराबर हो, परंतु फिर भी डेस्क का कुछ भाग बच जाता है। यह तो एक गिल्ली की लंबाई से कम है। अब हम क्या करेंगे? तो देखिए यहाँ पर कैसा नापा गया है। देखिए तो यहाँ पर एक डंडा लिया, फिर यहाँ पर एक डंडा, फिर यहाँ पर एक गिल्ली, तो क्या हो जाता है कि कुछ भाग, मतलब जो ये कुछ भाग है वो क्या हो जाता है, शेष बच जाता है। तो अब हम कैसे जानेंगे?
आप पहली और भुजों को क्या सुझाव देंगे ताकि वे डेस्क की पूरी लंबाई माप लें? क्या वे लंबाई मापने के लिए क्रिकेट के विकेट तथा गुल्लियों का उपयोग कर सकते हैं, अथवा आप सोचते हैं कि ऐसा करने से वैसे ही समस्या उत्पन्न हो सकती है? वह एक कार्य कर सकते हैं, एक छोटी सी डोरी लें और इस पर 2 चिन्ह लगाएं। यह डोरी की एक लंबाई होगी, वे डेस्क की चौड़ाई। डोरी की लंबाई के पर्दों में माप सकते हैं। वे इस डोरी का उपयोग डोरी की लंबाई कम दूरी मापने के लिए किस प्रकार किया जाता है? वे डोरी को मोड़कर डोरी की लंबाई अथवा 1/2, 1/4 भाग, 1/4 और 1/8वां भाग 1/8 कर सकते हैं। पहली तथा भुजों डेस्क की यथार्थ लंबाई इस डोरी की सहायता से माप सकते हैं। ठीक है। आप यह भी कह सकते हैं कि आपने ज्यामिति बॉक्स के मापने का उपयोग कर अपनी समस्या हल कर ली। हाँ, वास्तव में ऐसा किया जा सकता है। भुजों ने यह पढ़ा है कि जब ऐसा मानक पैमाना नहीं थे तब लोग दूरियों कैसे मापते थे तथा वह स्वयं भी भिन्न भिन्न ढंग से दूरियों को मापने का प्रयास करते थे। देखिए इस तरीके से ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें लंबाई अथवा दूरी मापने की आवश्यकता होती है। दर्जी कपड़े की लंबाई मापता है, वह कपड़ा कुर्ता सीने के लिए पर्याप्त अथवा नहीं। बढ़ई किसी अलमारी की लंबाई तथा चौड़ाई इसलिए मापते ताकि वह यह जान सके कि इस अलमारी के दरवाजे को बनाने के लिए कितनी लकड़ी की आवश्यकता होगी। किसी किसान अपने खेत की लंबाई तथा चौड़ाई अथवा उसके क्षेत्रफल जानने के लिए आवश्यकता होती है ताकि वह यह जान सके कि खेत में कितने बीज को बो सकता है तथा उसे अपने फसलों के लिए कितने जल की आवश्यकता होगी। यदि आपसे पूछा जाए कि आपकी लंबाई कितनी तथा ऐसी सरल रेखीय लंबाई बताइए जो आपके सिर से आपके पैर की एड़ी तक की रेखीय लंबाई के बराबर हो। एक कमरा कितना लंबा, एक डेस्क कितना लंबा, दिल्ली लखनऊ से कितनी दूर है, पृथ्वी से चंद्रमा कितनी दूर है। इन सभी प्रश्नों में एक बात समान है, ये सभी 2 स्थानों के बीच की दूरी से संबंधित है। 2 स्थान में 2 किनारों की सतह पास पास हो सकती है। इसके विपरीत 2 स्थान जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी की एक दूसरे से बहुत दूर भी हो सकते। आइए अब हम कुछ मापन यह जानने के लिए करते हैं, जब हम दूरियां अथवा लंबाई मापते हैं तो हमें सही रूप से क्या करना चाहिए।